हाय गाइस, वेलकम बैक टू लर्न एजुकेशन पर। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। आज के अपनी इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैकियावेली को। मैकियावेली हमारा तीसरा टॉपिक है। हम पढ़ रहे हैं पश्चिमी विचारकों को। पहले हमने प्लेटो को पढ़ा, उसके बाद अरस्तु को पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे मैकियावेली को। कोरोना का समय चल रहा है, अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, एक दूसरे के संपर्क में आने से बचें और अपना अगर आपको लक्षण दिखते हैं तो अपने घर पे क्वारंटाइन रहें, हॉस्पिटल में जाने से ज़्यादा बचें। तो चलिए एक बार मैकियावेली की जो सिद्धांत हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं कि मैकियावेली ने क्या क्या सिद्धांत दिए हैं, मैकियावेली को क्या क्या कहा जाता है राजनीतिक सिद्धांत के अंदर। तो चलिए, जो मैकियावेली है, मैकियावेली के प्रारंभ जीवन से लेकर चलेंगे। मैकियावेली का जन्म हुआ आपका 1469 और ये आपका 1527 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ? इटली के फ्लोरेंस में। तो इनका जो जन्म हुआ वो हुआ इटली के फ्लोरेंस में। और इनके जो पिता थे वकील थे पेशे से इनके जो पिता थे वह वकील के थे और इनका जो संबंध था वह दस्कन वंश से था। दस्कन वंश से इनका संबंध था। 1469 ईस्वी में इन्होंने जन्म लिया, 1527 ईस्वी में इनका जो जीवन है वो समाप्त हुआ और इटली के फ्लोरेंस में इनका जन्म हुआ। पिता पेशे से वकील थे और जो संबंध था वो इनका दस्कन वंश से था। अब जो पिता थे वह गणतंत्र के समर्थक थे, गणतंत्र के समर्थक थे मैकियावेली के पिता। लेकिन जो मैकियावेली थे वह भी गणतंत्र को पसंद करते थे, लेकिन जो इटली की मौजूदा स्थिति, वर्तमान स्थिति को देखते हुए निरंकुश सरकार को इन्होंने सही ठहराया और निरंकुश सरकार के पक्ष में रहे, समर्थक रहे। तो ये क्वेश्चन बनता है कि जो मैकियावेली है वह किसके समर्थक थे? तो मैकियावेली निरंकुश सरकार के समर्थक थे। तो यहाँ तक तो था इनका प्रारंभिक जीवन। इसके बाद आगे की ओर बढ़ते हैं। जो मैकियावेली है इन्हें आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। आधुनिक राजनीति विज्ञान का जनक कहा जाता है और भी कई नामों से जाना जाता है मैकियावेली को। लेकिन जो यह विचारधारा, ये स्टेटमेंट है, यह कथन है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है कि आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक राजनीतिक विज्ञान का जिन्हें जनक कहा जाता है वह है मैकियावेली। साथ ही साथ इनका जो जन्म हुआ था उस समय, पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। उस समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, तो इन्हें पुनर्जागरण आंदोलन का शिशु कहा जाता है। साथ ही साथ इन्हें राजनीतिक विज्ञान का धर्मनिरपेक्ष का भी इन्हें जन्म या जन्मदाता कहा जाता है। धर्म राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है मैकियावेली को।
इन्होंने राजनीति से पूर्णतः पूरी तरीके से नीति शास्त्र को अलग किया, इसलिए इन्हें धर्म राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। क्वेश्चन ये भी बनता है कि धर्म राजनीतिक विज्ञान का जनक इन्हें क्यों कहा जाता है, तो इन्होंने पूरी तरीके से राजनीति से नीति शास्त्र को अलग किया, इसलिए इन्हें धर्म राजनीतिक विज्ञान का जनक कहा जाता है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। इनकी जो फेमस रचना रही है, काफ़ी सारी रचनाएं हैं, लेकिन एक इनकी जो फेमस रचना रही है वह रही है प्रिंस। प्रिंस इनकी महत्वपूर्ण रचना रही है। प्रिंस में जो इन्होंने उल्लेख किया है वह क्या है, निरंकुश सरकार का। निरंकुश सरकार का अपनी रचना जो है प्रिंस, उसमें इन्होंने क्या क्या है, उल्लेख किया है। तो ये याद रखना है कि प्रिंस किसकी रचना है। प्रिंस जो है मैकियावेली की रचना है। इसके साथ द आर्ट ऑफ वार भी इनकी रचना है। हिस्ट्री ऑफ फ्लोरेंस यानी जहाँ पे जिनका जन्म हुआ था उनके ऊपर भी इन्होंने काफ़ी सारा लिखा है। तो ऐतिहासिक एवं आगमन पद्धति विश्वास किया है इन्होंने। ये अनुभव मूलक पद्धति में विश्वास करते थे। ऐतिहासिक जो पुरानी परंपराएं हैं उन्हीं के आधार पे आगमन पद्धति विश्वास किया है। ये अनुभव मूलक पद्धति में भी विश्वास करते थे। राजनीतिक विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो वह कहा जाता है अरस्तु को। दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का जो जनक कहा जाता है वह कहा जाता है प्लेटो को। तो ये याद रखना है, दार्शनिक राजनीतिक विज्ञान का जनक प्लेटो, राजनीतिक विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। और साथ ही साथ इन्हें व्यवहारवादी राजनीतिक विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ये एक एक नंबर में पूछ लिया जाता है, इसलिए इन्हें राजनीतिक व्यवहारवादी राजनीति का जनक भी कहा जाता है। तो आगे की ओर चलते हैं। पुनर्जागरण का आंदोलन चल रहा था जब इनका जन्म हुआ था। (300 से 1500 ईस्वी को मध्यकाल का समय कहा जाता है। मध्यकाल, अब मध्यकाल में किसका बोलबाला था, मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था। धर्म का बोल मध्यकाल में दोस्तों किसका बोलबाला था, तो ये भी क्वेश्चन है। मध्यकाल में धर्म का बोलबाला था। लेकिन जब इनका जन्म हुआ 1300 ईस्वी के बाद, 1300 ईस्वी के बाद का जो समय है वह पुनर्जागरण आंदोलन का समय था। पुनर्जागरण आंदोलन। अब ये पुनर्जागरण आंदोलन क्या होता है, धर्म का बोलबाला था, यानी इस मध्यकाल में क्या किया गया दोस्तों, धर्म को महत्व दिया गया। और जो पुनर्जागरण का समय था वह 1300 ईस्वी के जो बाद का समय था वह पुनर्जागरण के आंदोलन का समय था। और उसी समय मैकियावेली ने क्या लिया, जन्म लिया। तो पुनर्जागरण आंदोलन का शिशु भी इन्हें कहा जाता है, क्योंकि तब पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था, तभी इन्होंने क्या लिया था, जन्म लिया था। डनिंग के अनुसार मैकियावेली पुनर्जागरण काल के बौद्धिक शिशु हैं। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है पिछली जो नेट की परीक्षाएं हुई हैं उसमें भी, और पीजीटी और टीजीटी में भी कहीं ना कहीं एक नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बौद्धिक शिशु मैकियावेली को किसने क्या कहा है। तो बौद्धिक शिशु मैकियावेली को पुनर्जागरण का डनिंग ने कहा है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। डनिंग ने कहा है, एक और उनका स्टेटमेंट है, अपने युग का
शिशु है मैकियावेली, अपने युग का शिशु है मैकियावेली। इसके बाद कैटलिन अनुसार एक और विचारक रहे हैं कैटलिन, मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक विज्ञान कहा है इन्होंने, वैज्ञानिक कहा है, सॉरी। कैटलिन अनुसार मैकियावेली को प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक का दर्जा दिया है कैटलिन ने। विलियम टी जोन्स, मैकियावेली व्यवहारवाद का अग्रदूत है, मैकियावेली राजनीतिक व्यवहारवाद का अग्रदूत है। तो इसके बाद उन्होंने क्या की तुलना की है, एक बार उस पर भी लिखना संभव नहीं है तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। 1343 ईस्वी में स्पेन यूरोप के कई देश आजाद हुए। स्पेन, इंग्लैंड तथा इटली में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ। 1343 में क्या हुआ, यूरोप के कई देश आजाद हुए, स्पेन, इंग्लैंड। इसमें इटली में राष्ट्रवाद का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन उन देशों में आजाद होने के बाद क्या हुआ था, राष्ट्र निर्माण हो चुका था, लेकिन इटली में नहीं हुआ था। वहाँ की जो सरकार थी वो वैसी की वैसी ही थी। मैकियावेली को फ्लोरेंस का अग्रदूत बनाकर, जो मैकियावेली है, जो फ्लोरेंस की सरकार है, उन्होंने अग्रदूत बनाकर क्षेत्र भ्रमण पर भेज दिया, विश्व भ्रमण पर भेज दिया। वहाँ की सरकार ने भ्रमण करते हुए उन्होंने देखा कि कई जगह राजतंत्र है। भ्रमण करते हुए उन्होंने कई जगह देखा कि राजतंत्र है, गणतंत्र तो कहीं निरंकुश सरकार है। उन्होंने भ्रमण करते हुए देखा कि कहीं पर राजतंत्र है, कहीं पर निरंकुश सरकार है, कहीं पर गणतंत्र व्यवस्था है। जिस देश में ईमानदारी ना हो, जिस देश में ईमानदारी ना हो, भ्रष्टाचार हो, वहाँ पर राजतंत्र कायम है। जिस देश में ईमानदारी ना हो, भ्रष्टाचार हो, वहाँ पर राजतंत्र है। इन्होंने देखा अपने भ्रमण के द्वारा। साथ ही जिस देश में जनता ईमानदार होती है, जनता में सदाचार होता है, नैतिक विकास करने की भावना होती है, वहाँ के लोग चरित्रवान होते हैं तथा वहाँ के लोगों पर गणतंत्र कायम है। तो ये इन्होंने तुलना की गणतंत्र की, राजतंत्र की और निरंकुश सरकार की। इटली में निरंकुश स्वतंत्र का कारण इटली में है, इटली में निरंकुश राजतंत्र का कारण, जो इटली में मौजूदा सरकार थी वह कैसी थी, निरंकुश थी। जनता चरित्रहीन है, जो इटली है वहाँ की जनता कैसी है, चरित्रहीन है तथा जनता भ्रष्टाचारी है, इसलिए यहाँ निरंकुश राजतंत्र के समर्थक बनाए गए। मैकियावेली को गणतंत्र से लगाव था, मैंने पहले भी कहा था, जो मैकियावेली थे उन्हें जो है गणतंत्र से काफ़ी ज़्यादा लगाव था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए, इटली की जो मौजूदा स्थिति थी, निरंकुश राजतंत्र के समर्थक रहे। अब मानव स्वभाव पर विचार बात कर लेते हैं एक बार। जो मानव का स्वभाव है, मैकियावेली के क्या विचार रहे हैं। स्वभाव पर विचार मैकियावेली के, तो मैकियावेली के जो मानव व्यवहार है या स्वभाव है, उस पर जो विचार रहे हैं उनकी काफ़ी आलोचना भी की गई है। मैकियावेली ने कहा है मानव कैसा होता है, लालची, स्वार्थी, भ्रष्ट। जब उसको अपनी जरूरत पड़ती है तो वह कैसा बन जाता है, लालची बन जाता है, स्वार्थी बन जाता है, और मानव जो है कायर भी है। इसके बाद मनुष्य पर भरोसा कतई नहीं किया जा सकता है, मनुष्य पर कभी भी भरोसा नहीं किया जा सकता है, वह कभी भी बदल सकता है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा कहा है मैकियावेली। एक और इनका जो स्टेटमेंट है मानव स्वभाव पर, वो काफ़ी लोकप्रिय रहा है, मोटिवेशन थॉट के अंदर भी इसे आप पढ़ सकते हैं कहीं ना कहीं। मैकियावेली ने कहा है कि लोग अपने पिता को भूल जाते हैं मृत्यु के उपरांत, लेकिन पितृ संपत्ति को कभी नहीं भूलते हैं।
क्या कहा है मैकियावेली ने कि मृत्यु के बाद लोग अपने पिता को भूल जाते हैं लेकिन पितृ संपत्ति को कतई और कभी नहीं भूलते। बिल्कुल सच्चाई है मैकियावेली के विचारों में, ठीक है। इसके बाद साध्य की असफलता साधन को सफल बनाने में है। साध्य की सफलता साधन को सफल बनाने में है, ऐसा कहते हैं मैकियावेली। राज्य का आधार क्या है? शक्ति है, ऐसा कहा है मैकियावेली ने। मैकियावेली के राज्य पर विचार क्या रहे हैं? मैकियावेली के राज्य पर विचार क्या रहे हैं? राज्य पर विचार क्या रहे हैं मैकियावेली के? एक बार इस पर भी नजर डाल लेते हैं। मैकियावेली के राज्य पर विचार। राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। राज्य को कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। राजा में सुरक्षा के प्रति सचेतता होनी चाहिए। जो राज्य है वह कैसा होना चाहिए? धर्मनिरपेक्ष। राजा सुरक्षा के लिए कुछ भी करे। तो मैकियावेली के अनुसार राज्य पर जो उनके विचार रहे हैं, राज्य को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए, राजा सुरक्षा के लिए कुछ भी करे, ठीक है। राजा सुरक्षा के लिए कुछ भी करे, किसी भी प्रकार जनता की भलाई करे। ओनली मैकियावेली ने राजा सर्वगुण तथा निरंकुश होना चाहिए। राजा कैसा होना चाहिए? सर्वगुण तथा निरंकुश होना चाहिए तथा जनता के प्रति सहानुभूति होना चाहिए। समय समय पर अंकुश भी लगाना चाहिए। एक बार दोबारा नजर डाल लेते हैं। राजा सर्वगुण होना चाहिए, सभी गुण होने चाहिए। राजा निरंकुश होना चाहिए तथा जनता के प्रति सहानुभूति उसका रवैया होना चाहिए तथा समय समय पर अंकुश भी लगाए अपनी जनता पर। अब जो मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक जो उनकी रचना कर रही है प्रिंस में निरंकुश राजतंत्र का विचार किया है मैकियावेली ने। राजा को आम खाना चाहिए, गुठलियों से नहीं गिननी चाहिए। राजा जो है, राजा को क्या करना चाहिए? आम खाना चाहिए, गुठलियां नहीं गिननी चाहिए। ज़्यादातर पेपर में स्टेटमेंट कथन ही पूछे जाते हैं, वरना रटने को तो पूरी किताब पढ़ी है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मैंने उन्हें ही अपने नोट्स में लिखा है और वही मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो राजा को आम खाना चाहिए, गुठलियों को नहीं गिनना चाहिए, ये भी कथन कहा है मैकियावेली ने राज्य के बारे में। राजा को शेर की तरह, जो राजा है राज्य का, उसे शेर की तरह बहादुर होना चाहिए तथा लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। जो राजा है उसको शेर की तरह बहादुर और लोमड़ी की तरह कैसा होना चाहिए? चालाक होना चाहिए, मौका देखकर ही वार करें। मैकियावेली की आलोचना होती है, जो मैकियावेली है उनकी आलोचना होती है मानव स्वभाव का बुरा बताने तथा धर्मनिरपेक्ष तथा धर्म का पात्र। मैकियावेली जो मैकियावेली है इनकी आलोचना क्यों होती है? क्योंकि इन्होंने जो मानव स्वभाव है उसको बुरा बताया है, गलत बताया है। तो यही कारण है, इन कारणों से मैकियावेली की आलोचना होती है। तो मैकियावेली के जितने भी कथन है वो आपको याद रखने हैं। मैकियावेली की पुस्तक याद रखनी है प्रिंस। इसमें किसकी बात की है उन्होंने? निरंकुश सरकार की। निरंकुश सरकार की बात की है प्रिंस के अंदर। मैकियावेली के राज्य पर विचार, मैकियावेली के मानव स्वभाव पर विचार। मैकियावेली का जो स्टेटमेंट है कि मैकियावेली को पुनर्जागरण का शिशु कहा जाता है, क्योंकि जब इनका जन्म हुआ उस समय पुनर्जागरण आंदोलन चल रहा था। पुनर्जागरण आंदोलन से क्या अभिप्राय है? पुनर्जागरण आंदोलन से अभिप्राय है कि जो धर्म है उसको नकार दिया गया, वैज्ञानिक पद्धति की ओर
सहारा लिया गया और बढ़ा गया। तो यही आप सभी को याद रखना है। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में। जब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। पश्चिमी विचारक पढ़ रहे थे हम, अगली वीडियो में मैकियावेली आज हमने पढ़ा, अगली वीडियो में कार्ल मार्क्स या कोई और विचारक को हम पढ़ सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों।